तो हाँ, आ रही आवाज। देखो आ रही आवाज आप लोगों को। अब सुनना ना, जितना पिछली क्लास के अंदर हो गया था वो अपन को लिखवाना भी बाकी है अभी, ठीक है ना। और एक बार शॉर्ट के अंदर 2 मिनट के अंदर पहले उसको रिवाइज करना भी जरूरी है, ठीक है। तो कल से अपन ने बैच प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम आप बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र। जैसे आपको विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र भी देखने को मिल सकता है। विद्युत क्षेत्र चैप्टर का नाम था। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने डिफाइन किया था किसको, स्थिर वैद्युतिकी। इसको स्थिर वैद्युतिकी को मैंने बताया था आपको। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, आवेश। जब आप रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में ये आवेश क्या है, आवेश के बारे में बताया था। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और इन क्षेत्रों में प्रभावों का अनुभव भी कर सकता है। यानी इन क्षेत्रों के प्रभावों को अनुभव भी कर सकता है। यानी ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी कर सकता है, और यदि पहले से क्षेत्र है तो उस क्षेत्र के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, बल का अनुभव कर सकता है। फिर मैंने आपको 3 जानकारी दी थी। आवेश यदि स्थिर है यानी v बराबर 0, आवेश नियत वेग से गतिमान हो सकता है, और आवेश त्वरित गति भी कर सकता है। ये जानकारी दी थी ना। अच्छा, आवेश जब स्थिर होता है यानी v बराबर 0, तो यह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। जब ये नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और जब ये त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ईएम वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सारी जानकारी अपन ने कल की क्लास के अंदर दी थी। फिर इसके बाद में मैंने आप लोगों को आवेश के 2 प्रकार बताए थे। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है ना। ये सारी जानकारी मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को दी थी, समझाया भी काफी कुछ था। आवेश के मात्रकों को लेके भी चर्चा करी थी। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, अपोजिट आवेश आकर्षण करते हैं, अनावेशित और प्लस या अनावेशित और माइनस क्या करते हैं, हल्का आकर्षण करते हैं। ये कुछ जानकारी अपन ने ली थी। अब अपन को क्या करना है, लिखना भी है आज की क्लास से अपन को ना। तो देखो, मैं एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, पहले देखते जाओ फिर उतार लेना। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। एक बेसिक जानकारी है, एक टेबल, ये हमें मालूम होनी चाहिए। ये वाली टेबल, ये टेबल हमें याद होनी। क्या मालूम होना चाहिए इस टेबल के अंदर? सबसे पहले ध्यान दो, यहां ले लेता हूं मैं कण, ये ले लिया मैंने कण। यहां ले लेता हूं मैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, और यहां ले लेता हूं मैं आवेश। यहां क्या ले लेता हूं मैं, आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो, सबसे पहले मेरे पास में कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण है मेरे पास में प्रोटॉन, तीसरा कण है मेरे पास में न्यूट्रॉन। ठीक है, कुछ डायरेक्ट फैक्ट है जो हमें मालूम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg। kg इसका यूनिट हो गया। ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसके आवेश की बात करें तो इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 विद नेगेटिव ना। और कुलाम, कुलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, या आवेश का मात्रक। फिर अगला लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, प्रोटॉन की बात करें तो इसका आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम।
ये प्लस में, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ ना, किसी संख्या के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो वो क्या है, केवल प्लस है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है इसलिए इस पर आवेश कितना होता है, 0। ठीक है, अब द्रव्यमान की बात करें तो देखो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, इन दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं लगभग। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक में जो उपस्थित कण है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यदि दोनों के द्रव्यमान के बारे में पूछे तो दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, यानी बराबर होते हैं, यानी लगभग बराबर। फिर भी आपसे कोई पूछे कि नहीं मुझे लगभग बराबर नहीं, मुझे तो ये बताओ कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, तो ये ध्यान रखना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक होता है, हल्का सा। अब कितना होता है वो समझो। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg, और इसका भी कितना होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg। अब बताओ दोनों का द्रव्यमान सेम है या नहीं, लिखा मैंने सेम लिखा है ना, लगभग बराबर होता है, अंतर इतना सा है, समझ गए अब आप। ठीक है, कौन सा ज्यादा है, ये लगभग बराबर ही है देखो ना, पर सॉरी ऐसे तो अपन क्या लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बराबर ही होते हैं ना, ठीक है ना। आपको 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ध्यान रखना है, पर कोई एक्यूरेट पूछ ले है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 4 है ये 2 है, ये थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। एक चीज जानकारी ये दी मैंने ना। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं मैं, कि क्या कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, mp से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसका द्रव्यमान है ये, प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, mp से लिख रखे हैं इसे, और एक होता है किसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसे मैं लिख देता हूं किससे, mn से। अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, कल मैंने आपको एक डाटा बताया था, 1837 गुना होता है किसके द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। कौन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। पर एक्चुअल के अंदर क्या है वो देख लो क्या होता है, ये 1837 नहीं होता है, 1836 पॉइंट, और ये भी होता है 1838 पॉइंट, ये तो 6 होता है और ये 1 होता है, और कितना, me कितना, यानी अब भी देख लो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का केवल 1836 गुना ही है, और ये कितना गुना है, 1836 38 गुना है ना। पर अप्रोक्सीमेट कितना लेते हैं, कई जगह कैलकुलेशन है ना, तो लगभग क्या बोल देते हैं, 1837 गुना होता है ना। पर आप एक्यूरेट की बात करोगे तो मैं क्या कहूंगा, 1836.1 गुना ये होता है। ओके चलो, तो ये छोटी सी चीज अपन को ध्यान रखनी है, इस टेबल को ऐसे कैसे बना लो है ना, इसको ऐसे कैसे बना लो, नोट लगा लो, ऐसे कैसे बना लो, क्योंकि मेरे नोट बहुत ज्यादा आते हैं क्लास के अंदर, नोट पॉइंट में बहुत ज्यादा लिखवाता हूँ, जगह जगह नोट पॉइंट भरे रहेंगे तुम्हारे किताब के अंदर, तुम्हारे रजिस्टर के, जहां फैक्ट याद रखना है वो याद रखना ही है। फैक्ट मैंने बोल दिया याद रखना है, वो आप लोगों को याद रखना ही। साफ सुथरा थोड़ा दूर दूर भी लिखा करो ना, और जो लाइन में याद हो वही रजिस्टर में लिखी हुई होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है, मेरा मानना यह है, जो लाइन हमने पढ़ ली वो हमें याद होनी।
हो गया कंप्लीट, तो रह रहा है तो कुछ, ठीक है ना। फिर भी आपको अगर ये देखो ये डेटा याद नहीं रहे ना, तो आप तो 1837 गुना लगभग होता है किसका, इलेक्ट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। और इन दोनों में ध्यान रखना, अगर कोई ऐसे पूछ ले किसका ज्यादा होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किससे ज्यादा होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान। अभी देखो लगभग सेम से ही नजर आ रहा है ना, होता भी सेम सही है, पर दोनों में अगर पूछ ले किसका ज्यादा है, तो फिर आपका आंसर ये होना चाहिए। अच्छा ये बात हो गई ना। अब देखो कुछ जानकारियां लिख रहा हूं मैं, इधर देखो, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ जानकारी दे रहे हैं, कैसी राशि है क्या है, ठीक है ना, समझते चलो। सबसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो जो आपका आवेश है ना, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि। दो प्रकार की राशियां पड़ी है ना, सदिश राशि अदिश राशि, तो उसमें आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। ओके, अच्छा आ जाओ। अब यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो मैं बात करूंगा किसको लेके, आवेश के मात्रक को लेके और आवेश की बीमा को लेके ना। सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं इसी के अंदर, आवेश के मात्रक। इसके मात्रक आवेश के मात्रक ना, मैं सब कुछ बोर्ड पे लिख दूंगा तरीके से ही ना, ठीक है ना, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले हमने कल भी बताया था आपको कि जो विद्युत धारा की परिभाषा है, वो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, आवेश बटा समय। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धारा को मैं किससे लिखता हूं, आई से। आवेश को मैं किससे लिखता हूं, क्यू से। समय को मैं किससे लिखता हूं, टी से। तो फाइनली क्यू बराबर कितना हो गया रे, आई इंटू टी। अब देखो सबसे पहले इसके संबंध में ध्यान दें। अब देखो सबसे पहले पहला, तो इसका जो एस आई मात्रक होगा, वो क्या होगा, देखो इधर देखो, आई धारा, धारा का क्या होता है एम्पियर, तो आप क्या लिखोगे, एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय का क्या होता है सेकंड, तो ये बन गया एम्पियर गुणा, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक, एम्पियर गुणा सेकंड। और एम्पियर गुणा सेकंड को ही आप क्या बोलते हो, कुलाम कहते हो। एम्पियर गुणा सेकंड को ही अपन क्या बोलते हैं, कुलाम। ये किसके बराबर हो जाएगा, गुलाम के बराबर। मात्रक कैसे पता चला, धारा का एम्पियर, समय का सेकंड, और एम्पियर गुणा सेकंड क्या कहलाता है, कुलाम कहलाता है। ये इसका कौन सा मात्रक हो गया, एसआई मात्रक। अच्छा दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस मात्रक, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के अंदर जो मात्रक देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक मैंने कल आप लोगों को बताए थे। सीजीएस मात्रक क्या क्या होते हैं, सुनो देखो। सीजीएस के अंदर पहला आप बोल सकते हो होता है स्टेट गुलाम, स्टेट। उस स्टेट गुलाम को ही आप क्या कहते हो, ईएसयू। स्टेट गुलाम को ही क्या कहते हो, ईएसयू। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत या वैद्युत। एस का मतलब होता है स्टैटिक यानी स्थिर। और यू का मतलब यूनिट, यूनिट यानी क्या होता है, मात्रा। फॉर्म ये होती है। अच्छा इसको आप ये भी कह सकते हो फ्रैंकलिन।
फ्रैंकलिन। ये इसका कौन सा मात्रक है? CGS। ओके, अच्छा अब सुनना, यानी सीधी सी बात है, जो स्टेट गुलाम है वो बराबर किसके है? ESU के बराबर है। और ESU ये किसके बराबर है? फ्रैंकलिन के बराबर है। ये तीनों मात्रक एक ही है ना, तो मैंने आपस में क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक नहीं होगी, है ना। अच्छा, अब एक चीज और बता देता हूं मैं, के बाद में तीसरा पॉइंट लेंगे अपन, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक इसके दो लिखूंगा मैं ना, एक तो लिखूंगा मैं इसका मात्रक अन्य, कौन सा? समझना, अन्य मात्रक के अंदर एक तो लिखूंगा EMU। EMU का मतलब क्या होता है? विद्युत, M का मतलब मैग्नेट यानी चुंबकीय मात्रक या इकाई, और एक और लिख देता हूं अन्य मात्रक में फैराडे का एक मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। तो ये क्या हो गए? इसके मात्रक हो गए। ये क्या हो गए? इसके मात्रक हो गए। ओके, ये क्या हो गए? इसके मात्रक हो गए। अच्छा और सुनो, अभी अपन इसको इधर किस कर सकते हैं? अपने पास तो खूब है, आओ देखो। अब क्या करना है इसके अंदर, ध्यान देने की बात क्या है? अब लेते हैं अपन अगला पॉइंट, मात्रकों में संबंध। अगला पॉइंट क्या लेता हूं मैं? मात्रकों में, मात्रक पढ़े हैं तो मात्रकों में संबंध भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि मात्रकों में क्या संबंध। आओ देखो, मैंने कल आप लोगों को एक जानकारी दी होगी, अगर आप लोगों को मालूम हो तो मैंने ऐसे कहा था कि एक कूलम में, एक कूलम, ठीक है, 3 × 10⁻৯ ESU होता है। अब मैं ESU लिख दूं, चलेगा? E का मतलब विद्युत, S का मतलब स्थिर, U का मतलब मात्रक। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन। तो ये तो एक ही तो मात्रक है, ESU स्टेट कूलम फ्रैंकलिन तो बराबर ही होते हैं ना, लिख सकते हैं एक कूलम के अंदर ये होता है। आओ देखो, के बाद में मैंने दूसरी जानकारी आप लोगों को दी थी कि भाई एक कूलम के अंदर कितने EMU होता है? 1/10 EMU होता है, ये भी बताया था मैंने आप लोगों को। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, देखो काम की बात समझ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर ध्यान देना, कि EMU, एक EMU बराबर हो गया 10 कूलम। ठीक है, एक EMU के अंदर कितने कूलम हो गए? 10 कूलम हो गए। 10 को इधर भेज दो, है ना, 10 को इधर भेज दो, 10 कूलम हो गए किसके अंदर? एक EMU के अंदर हो गए। अच्छा, और जानकारी दूं मैं आप लोगों को, तो 1 EMU बराबर 10, एक कूलम के अंदर कितने ESU होते हैं? 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। तो क्या ये ऐसे कन्वर्ट हो गया कि एक EMU बराबर 3 × 10⁻1 10⁻9 यानी 10⁻10 ESU। एक EMU के अंदर कितने ESU होते हैं? 3 × 10⁻10 ESU होते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अपन ऐसे भी कह सकते हैं 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम, ये मैं लिख देता हूं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10⁻10 फ्रैंकलिन। ठीक है, एक ही बात है ना, स्टेट कूलम ESU फ्रैंकलिन तो एक ही बात होते हैं। चलो, यहां तक कोई जोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आ गया। अच्छा, मैंने एक जानकारी और दी थी आप लोगों को, क्या दी थी जानकारी? वो जानकारी ये दी थी कि देखो, चौथे पॉइंट के तौर पे लिख देता हूं मैं, कि एक फैराडे में
कितने गुलाम होते हैं? 96,500 गुलाम होते हैं। तो अब एक चीज बताओ मुझे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे, ठीक है। और सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन बोलो, स्टेट कूलम बोलो, ईएसयू बोलो, ये बोल सकते हो आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो मैं आपको एक संबंध बताता हूं। मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक फैराडे है, एक ईएमयू है, एक कूलम है और एक ईएसयू है। बताओ इसके अंदर संबंध ग्रेटर देन एक लेस देन ये कैसे लगेगा? सबसे बड़ा कौन होगा? ये उससे छोटा कौन होगा इन तीनों में से? बताओ सेकंड नंबर पे कौन आएगा? ईएसयू आएगा, गुलाम आएगा। आओ देखो मैं सिखाता हूं। अब देखो समझना, देखो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि भाई एक ईएमयू किसके बराबर होता है? 10 गुलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक ईएमयू 10 गुलाम के बराबर, ठीक है। तो ये 10 गुलाम है, ये अकेला क्या है? 10 गुलाम है। तो 10 गुलाम तो एक गुलाम से ज्यादा होगा ना, तो मतलब ये इससे बड़ा हो गया, हो गया ना अपने आप, है ना? हाँ। अब एक गुलाम के अंदर कितने ईएसयू होते हैं? 3 × 10⁻৯ ईएसयू मिलकर एक गुलाम बनाते हैं। तो जब ये राशि 3 × 10⁻9 के बराबर होगी तब इसके बराबर आएगी। तो मतलब ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। और इसकी बात करूं तो इसके अंदर 96,500 गुलाम है, और इसके अंदर कितने गुलाम है? 10 गुलाम है। 96,500 वाला मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। तो एक फैराडे एक ईएमयू से बड़ा होता है, एक ईएमयू एक गुलाम से बड़ा होता है, एक गुलाम एक ईएसयू से बड़ा होता है। जैसे मान लो आपको कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर बोल दे 1 फैराडे 1 ईएमयू 1 गुलाम 1 ईएसयू, इनको घटते बढ़ते क्रम के अंदर लिखो, तो ये संबंध आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो मैं एक एक चीज बारीक से बारीक एक एक चीज को लेके चल रहा हूं, चाहे मुझे 50 किताब देखनी पड़े, पर कोई भी चीज आपकी जानकारी से ऐसी नहीं हो कि ये जानकारी हमें नहीं मिली। चलो अब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं पांचवी जानकारी लेके कि 1 फैराडे ग्रेटर देन 1 ईएमयू ग्रेटर देन 1 कूलम ग्रेटर देन 1 ईएमयू, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट, नोट पॉइंट खूब सारे आएंगे। एक गुलाम को 1C से व्यक्त किया जाता है। मैं बार बार गुलाम नहीं लिखूंगा, क्या लिख दूंगा? 1C लिख दो। क्या लिख दूंगा? 1C लिख दूंगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट और बता रहा हूं जो ध्यान रखने की चीज है आप लोगों की। देखो बता दूं, मैं आपसे एक बात पूछूं, बता दूं? क्या बता देता हूं। एक ईएमयू, इसके अंदर एक ईएसयू का भाग लगाओ। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया था एक ईएमयू के अंदर कितने ईएसयू होते हैं? 3 × 10⁻10 ईएसयू होते हैं, और नीचे क्या है? 1 ईएसयू। इसको सोल्व किया तो क्या आ गया? 3 × 10⁻10। सुनो, आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का वेग होता है। लाइट का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है ना, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, इसको यदि मैं सेमी सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूं 3 × 10⁸ 10⁻2 सेमी सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻2 क्या होते हैं? सेंटीमीटर। तो ये 3 × 10⁻, क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये जो रिजल्ट है
ये रिजल्ट सेम है। तो ऐसे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर ध्यान रखने की बात यह है कि एक ईएमयू और एक ईएसयू का अनुपात निर्वात में प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। इसके बराबर होता है, निर्वात में प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। देखो ये प्रकाश का वेग का मान है, ठीक है, और वेग की यूनिट लगा दी मैंने सेमी सेकेंड इसके अंदर। तो ये किसके अंदर कहते हैं अपन, निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चलो मैं कोई खास इस चीज को ज्यादा वो नहीं ले रहा। अच्छा, काम की चीज क्या है, कल मैंने आपको बताई थी, एक चीज ध्यान देना कि 1 मिली कुलाम, ये क्या है, मिली है, तो लिख दूं मैं मिली, है ना। ये किसके बराबर होता है, 10⁻³ के, ठीक है। अच्छा अगला देखो, 1 माइक्रो कुलाम, इसको बोलते हैं माइक्रो, 10⁻⁻⁻⁴ के। और एक आता है अपने पास में 1 नैनो कुलाम, 10⁻⁻⁹ ये क्या होता है, नैनो। और एक और आता है रे अपने पास में क्या, 1 पीसी पिको कुलाम, है ना। ये बहुत कम काम आता है, पर ये माइक्रो मिली तो बहुत काम आते हैं, आपके 12वीं 11वीं में भी खूब काम आएंगे। तो जो भी चीज है वो हमें पड़ी हुई होनी चाहिए, है ना। पड़ी हुई चीज होगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपन को जानकारी इसके अंदर लिख देनी है। उतार लो, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग लगाओ, फिर लिखना आवेश एक अदिश राशि है, फिर आवेश के मात्रक, ठीक है। चलो लिख लो इसे ऐसे कैसे ना।
आइएगा, आप सुने आगे ना। देखो आगे चल, छोटा सा क्वेश्चन कर, देखते जाओ, बाद में बताना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य की पहचान की। मैं चार कथन दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। पहला देखो, पहला कथन ये है, आपको बताना है मुझे उदासीन उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं। इस कथन के बारे में जानकारी देनी है, इसका आंसर मैं यही लिख दूंगा। दूसरा, उदासीन वस्तु पर परिणामी आवेश शून्य होता है। तीसरा, चार लिखूंगा। तीसरा देखो, धनावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। ऋणावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता। अब आपको पहचान करनी है इन चार कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपन चर्चा। सबसे पहले बताओ, उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, ये बात सच है या गलत है? बताओ देखो, उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, ये बात सही है या गलत है? उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है या उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, ये बात सही है या नहीं है? कोई वस्तु है, उदासीन है, अनावेशित भी बोल सकता है, क्या उस पर कोई आवेश होता है? ये बात सही है या गलत है? बताओ, सत्य है या सत्य है? आप पहले आप लोगों के आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ। पहले के ऊपर बताओ, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, लाइन को ढंग से पढ़ो। उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, क्या ये बात सही है या गलत है? सही है, नहीं होता है उदासीन वस्तु। कोई वस्तु है उदासीन है तो काहे का आवेश, ऐसा? आओ देखो, गलत बात है ये असत्य कथन है। क्यों? देखो मैं आपको समझ, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है इसके पास में, प्रोटॉन है। और सोडियम का परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अभी ये क्या है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं। उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब ये होता है उस पर नेट चार्ज कितना होता है, 0। 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 11 ई हो गया, -11 ई हो गया, 11 प्रोटॉन का चार्ज +11 ई हो गया, तो नेट चार्ज तो कितना हो गया, 0। तो आपसे कहा है उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। सोडियम है
सोडियम परमाणु उदासीन होता है, हर परमाणु उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी है और 11 प्रोटॉन भी है। 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश लेके बैठा है, 11 प्रोटॉन का आवेश लेके बैठा है। ये बात तो गलत है, उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है। होता है। सोडियम उदासीन था, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, आवेश तो था ना उसके पास में। तो ये बात क्या है, सॉल्यूशन इसका क्या है, ये कथन आपका क्या है, असत्य। रीजन यहां लिख सकते हो आप, मैं अलग से लिखता हूं। सोडियम परमाणु उदासीन है, परंतु के पास 11 इलेक्ट्रॉन व 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश और 11 प्रोटॉन का आवेश इसके पास है। उदासीन है, उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, ये बात गलत है ना। हो सकता है आवेश उसके पास में, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक निकाय है, अब मैंने कहा इस पे 2 आवेश है, एक है Q1 एक है Q2। इसका मान है मान लो 10 कूलम और इसका मान है -10 कूलम। तो बताओ क्या इस वस्तु पर आवेश है ना। ये रहा, ये आवेश है, ये रहा, 2 आवेश है Q1 और Q2। पर नेट आवेश कितना है, तो अगला लिखा है उदासीन वस्तु पर परिणामी आवेश 0 होता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि परिणामी आवेश क्या होगा, 0 होगा। उदासीन तभी होगी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ये क्या होगा, ये बात कैसी है, थोड़ा रीजन दे दो। सोडियम परमाणु उदासीन है, परिणामी आवेश 11 प्रोटॉन के कारण, परिणामी आवेश कितना होगा, 11 प्रोटॉन का आवेश होगा और 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो ग्यारह प्रोटॉन का आवेश 11 E हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश -11 E हो गया, इसलिए क्या हो गया, ऐसे लिख दो तो सही। 11 प्रोटॉन का आवेश प्लस 11 इलेक्ट्रॉन का, 11 प्रोटॉन का 11 E हो गया और 11 इलेक्ट्रॉन का -11 E हो गया ना। अब अगला है कि धनावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है। अब आओ देखो, मैं आपको समझ, देखो जैसे ये सोडियम है, पहले मैंने जानकारी दी कि इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। कल मैंने आपको समझाया था 2 8। अब आपको इसको धनावेशित करना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही तो धनावेश आता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन कितने रह गए, 11 प्रोटॉन रह गए पास में, ठीक है ना। 11P+ लिख लो, चाहे P लिख दो, एक ही बात है ना, ठीक है। धनावेशित होता है प्रोटॉन, ठीक है। और ये क्या बन गया, अब अपने पास में सोडियम प्लस बन, आपने क्या कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, सोडियम प्लस। तो अब सुनो, पहले इसके पास में, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान। जब ये धनावेशित हुआ तो 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान है और 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का, मतलब द्रव्यमान तो कम हुआ ना। तो धनावेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका द्रव्यमान हट गया, तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। अच्छा, ऋणावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो ऋणावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। तो जब भी आप किसी वस्तु को, उदासीन वस्तु को धनावेशित करते हो तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, और ऋणावेशित करते हो तो द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये वाला कथन क्या कह रहा है, धनावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है ना, असत्य। और अगला
ऋणावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, ये कैसा कथन है? सत्य। ठीक है, इधर आप इधर रीजन लिख लो। धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके कारण द्रव्यमान घटेगा। और इधर क्या लिखोगे आप? ऋणावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, जिसके कारण द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन, मैंने अपनी मर्जी से बनाए। कर लो ऐसे। तो ये सत्य असत्य की पहचान करना भी आप लोगों को सिखा दिया, कैसे सत्य देखते हैं और कैसे